शुमाली सल्तनत में सर्दियों ने निहायत नरमी से कदम रखा और टिलों और जंगलों पर खामोशी की चादर तान दी। बर्फ महल की छतों, सनोबर के दरख्तों की शाखों और वसी पथरीले सहनों पर बैठती चली गई। महल के अंदर एक मलका विंडो के पास बैठी कढ़ाई कर रही थी। उसके बाल सियाह थे, हाथ नफीस और बावकार, और नजरें सोच में डूबी हुईं, जो शीशे के पार जमा होती बर्फ को देख रही थीं। अचानक एक चुभन ने उसकी तवज्जो तोड़ दी। सुई फिसल गई और उसकी उंगली पर खून का एक कतरा उभर आया। 3 कतरे बाहर बर्फ पर जा गिरे, सफ़ेद बर्फ पर सुर्ख रंग की गहरी लकीर की मानिंद। वो लम्हा भर को ठहर गई, उस तजाद में खोई हुई, और आहिस्ता से एक ख्वाहिश सरगोशी में कही, एक बच्ची जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफ़ेद हो, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल रात के गहरे रेशम की मानंद सयाह हूँ। सर्दियों ने सुन लिया। चंद महीनों बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक बेटी पैदा हुई, निहायत रोशन, निहायत हसीन, जिसके सियाह बाल पहले ही चांदनी में साए की तरह थे। उसका नाम स्नो वाइट रखा गया और एक मुख्तसर मगर जगमगाते लम्हे के लिए महल खुशियों से गूंज उठा। मलका इससे पहले ही बीमार पड़ गई कि स्नो वाइट अपनी पहली मुकम्मल बात कहना सीखती। वो निहायत खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। महल सियाह झंडियों और खामोश घंटियों के साए में सोगवार हो गया। स्नो वाइट ने मोहब्बत में परवरिश पाई, मगर माँ के साए से महरूम, जहाँ खादमाएं कहानियाँ सुनाती थीं और नरमी से उसके बाल संवारती थीं। एक बहादुर छोटी शहजादी रहती थी। वक्त गुजरता गया और बादशाह तन्हाई और हुक्मरानी के बोझ तले दबा हुआ ने दोबारा शादी कर ली। नई मलका आइनों और रेशम के जुलूस के साथ महल में दाखिल हुई। वो बुलंद कामत, शानदार और बेऐब अंदाज की हामिल थी। इसकी खूबसूरती में गर्मी नहीं बल्कि तेजी थी, जैसे तराशा हुआ बुलोर रोशनी को काटता हो। वो अपने साथ बेशुमार खजाने लाई, मगर उन सब में सबसे कीमती एक बुलंद नफीस आईना था, जिसका फ्रेम गहरे चांदी रंग का था। ये आईना आम शीशा नहीं था। हर सुबह मलका उसके सामने खड़ी होती और उसकी आवाज कमरे में गूंजती, आईने आईने दीवार पर सबसे हसीन कौन है इस जहान में। और ये आईना, जो इस सल्तनत से भी कदीम जादू में बंधा हुआ था, हमेशा सच बोलता। ऐ मेरी मलका, सबसे हसीन तुम ही हो। मलका ने मुस्कुराकर खुद को मुतमईन महसूस किया। इसी दौरान स्नो वाइट बड़ी होने लगी। वो नरम दिल और जुस्तजू से भरपूर थी। दरबारी हॉलों के मुकाबले में बागात और परिंदों के दरमियान ज्यादा सुकून महसूस करती थी। उसकी खूबसूरती फितरी थी, बेसाख्ता, बगैर किसी कोशिश के। जहाँ मलका चमकती थी, वहाँ स्नो वाइट जगमगाती थी। जब स्नो वाइट 16 बरस की हुई तो आईने ने मुख्तलिफ अंदाज में बात की, आईने आईने दीवार पर सबसे हसीन कौन है इस जहान में। ऐ मेरी मलका, तुम खूबसूरत हो, मगर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा हसीन है। मलका की मुस्कुराहट शोले के सामने पड़ी पाला की तरह गायब हो गई। हसद एक बार दिल में उतर जाए तो तेजी से बढ़ता है। उसने मलका के ख्यालात को मरोड़ दिया, उसके अल्फाज को तेज कर दिया और उसके ख्वाबों को सियाह कर दिया। वो स्नो वाइट को अब एक लड़की नहीं बल्कि एक खतरा समझने लगी, उसकी अपनी मान पड़ती शान का जिंदा पेश खैमा। एक सुबह उसने शिकारी को तलब किया। वो एक खामोश तबा आदमी था, चौड़े शाने वाला। स्नो वाइट को जंगल ले जाओ, उसको मार दो और सबूत मेरे पास लाओ। शिकारी ने दरख्तों के दरमियान सैर का बहाना बनाकर स्नो वाइट को अपने साथ ले गया। जंगल उनके सामने खुलता चला गया, वसी, कदीम, सरगोशी करते पत्तों और धूप में नहाए काई से भरा हुआ। फजा में मिट्टी और सनोबर की खुशबू बसी हुई थी। स्नो वाइट ने उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया। जब वो एक खुले मैदान में पहुंचे तो वो रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने अपनी छुरी निकाली, मगर वो उसे उठा न सका। स्नो वाइट की आंखें मासूम और भरोसे से भरी हुई उसकी आंखों से मिल गईं। उसने उससे कोई सवाल न किया। वो दौड़ पड़ी और वापस कभी मत आना। उसका दामन जड़ों से उलझता रहा, सांस सीने में अटकता रहा।
यहाँ तक कि जंगल ने उसे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। रात होने तक स्नो वाइट रास्ता भूल चुकी थी। जैसे ही स्नो वाइट जंगल में और गहराई तक दौड़ी, खौफ ने उसके सीने को जकड़ लिया। अचानक खामोशी टूट गई। एक बड़ा उल्लू तारीकी से झपटा, उसके पर जोर से फड़फड़ाए और उसकी चमकती आंखों के साथ चीख गूंज उठी। घबराकर वो दोबारा दौड़ पड़ी। वो एक दलदली जगह में जा पहुंची। मगरमच्छ की अचानक जुम्बिश ने उसे दहशत में मुब्तला कर दिया। आखिरकार थकी हुई और खौफजदा स्नो वाइट जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। परिंदे शाखों से उतर आए, एक गुलहरी करीब आई और हिरन दरख्तों के दरमियान से नमूदार हुए। जानवर उसके गिर्द जमा हो गए। आंसुओं के दरमियान उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ नरमी से जंगल में फैल गई। जानवरों ने उसे रास्ता दिखाया और जल्द ही दरख्त हट गए। सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो झोपड़ी छोटी मगर मजबूत खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। स्नो वाइट ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर खामोशी और लापरवाही छाई हुई थी। बर्तन फर्श पर बिखरे थे। वो अंदर दाखिल हुई। चूल्हे में राख ठंडी पड़ी थी और कोनों में जाले लटक रहे थे। मेज के गिर्द 7 कुर्सियां बेतरतीब खड़ी थीं। 7 प्लेटें यूं रखी थीं और पीछे 7 छोटे बिस्तर रंग बरंगी मगर मांद पड़ी लहाफ के नीचे 7-7 लगे थे। स्नो वाइट ने सब कुछ शफकत से देखा, बगैर किसी मलामत के। जानवरों की मौजूदगी में उसने सफाई शुरू कर दी। वो गुनगुनाते हुए सफाई करती और मेज सजाती रही, यहाँ तक कि झोपड़ी में फिर से गर्मी और तरतीब लौट आई। थकन के बायस वो सबसे छोटे बिस्तर पर लेट गई और सहर के साथ गहरी नींद सो गई। ये झोपड़ी 7 बोनों की थी। जब वो शाम को लौटे और अपना घर साफ सुथरा और बदला हुआ देखा तो हैरत से रुक गए। फिर उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी। वो घबरा गए। जब स्नो वाइट जागी और उसने अपनी कहानी सुनाई तो खौफ नरमी में बदल गया। उन्होंने उसे पनाह दी और उसने उन्हें अपनी खिदमत और मोहब्बत दी। उस दिन से वो उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा समझने लगे। ज़िंदगी एक नरम और पुरसुकून तरतीब में ढल गई। स्नो वाइट खाना पकाती, सफाई करती, काम करते हुए गुनगुनाती और झोपड़ी को रोशनी से भर देती। बोनो ने उसे सख्ती से हिदायत की कि वो अजनबियों के लिए दरवाज़ा ना खोले और उसने खुलूस से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। लेकिन दूर कहीं आईने ने एक बार फिर मलका को सच बता दिया। आईने दीवार पर अब बताओ, सबसे हसीन कौन है इस जहान में? ए मलका, तुम खूबसूरत हो, मगर कहीं दूर स्नो वाइट अभी भी तुमसे भी ज्यादा हसीन है। वो लड़की अभी तक जिंदा है। मुझे खुद उसे खत्म करना होगा। मलका ने स्नो वाइट को मारने के लिए एक जहरीला सेब तैयार किया और एक बूढ़ी औरत का रूप धार कर महल से निकल पड़ी। एक दिन स्नो वाइट झोपड़ी में खाना पका रही थी। गहरे जंगल में एक बूढ़ी औरत सुर्ख सेबों की टोकरी लिए भटक रही थी। जब उसकी नज़र खिड़की से स्नो वाइट पर पड़ी तो उसके चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट आ गई। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और खाने की दरख्वास्त की। हमेशा की तरह मेहरबान स्नो वाइट ने उसे अंदर आने दिया और खाना दिया। बदले में उस औरत ने एक चमकता हुआ सुर्ख सेब पेश किया। स्नो वाइट ने सेब की खूबसूरती को सराहा और खाना शुरू किया और खामोशी छा गई। जंगल जैसे सांस रोककर ठहर गया। जब स्नो वाइट ज़मीन पर गिर पड़ी, उसकी जल्द संगे मरमर की मानंद सफ़ेद और होंठ बेहिस्सो हरकत। जब उस शाम बोने घर लौटे तो उनके लबों पर मौजूद हंसी फौरन खौफ में बदल गई। उन्होंने स्नो वाइट को बेहिस्सो हरकत परा पाया। उसकी जल्द संगे मरमर की तरह सफ़ेद थी। बोने फूट फूट कर रो पड़े। उसे दफनाने का हौसला न हुआ तो उन्होंने उसे शीशे के ताबूत में रखा, फूलों के दरमियान, और जंगल की रोशनी में उसकी निगहबानी की। जंगल खामोश था। परिंदे शाखों पर खामोश बैठे थे, जैसे वो भी इंतजार कर रहे हों। शहजादा उस खुले मैदान में दाखिल हुआ और रुक गया। उसके सामने शीशे का ताबूत रखा था, क्रिस्टल की तरह शफाफ, फूलों से घिरा हुआ और 7 बोनों की निगरानी में। उसके अंदर वो नौजवान लड़की लेटी थी, खामोश और खूबसूरत,
जैसे नींद ने उसे थाम रखा हो। उसका चेहरा पुरसुकून था, वक्त के असर से बेनियाज। शहजादे का दिल बोझल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, एहतराम के साथ झुका और ताबूत के पास घुटने टेक दिए। बोनो की तरफ देखकर उसने नरमी से कहा। उसकी आवाज़ उम्मीद और उदासी से भरी हुई थी। बराहे करम, उसे खोल दें। बोने कुछ लम्हे रुके, फिर एहतियात से शीशे का ढक्कन उठा दिया। जंगल जैसे सांस रोके खड़ा था। शहजादे ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ शुरू में नरम और लरसती हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो गई। उसने चाहत, पछतावा और उम्मीद शामिल थी। गाते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक आंसू टूट कर गिरा और नरमी से उस नौजवान औरत के गाल पर आ लगा। इसी लम्हे उसकी उंगलियां हिले। उसके चेहरे पर रंग ऐसे लूट आया जैसे रात के बाद सवेरा फूटता है। उसने गहरी और आहिस्ता सांस ली। उसकी पलकें लर्जी, फिर खुल गईं। वो जाग चुकी थी। बोनो के मुंह से हैरत भरी सिसकी निकली, फिर खुशी की आवाज़ें गूंज उठीं। जंगल भी जैसे उसके साथ जाग उठा। परिंदे चहचहाने लगे, पत्ते सरसरा उठे, फूल रोशनी की तरफ झुक गए। शहजादा खामोश हो गया, हैरत में गुम। उसकी आंखों में उम्मीद और ताज्जुब जगमगा रहे थे। स्नो वाइट ने उसकी तरफ देखा, पहले उलझन के साथ, फिर सुकून के साथ, जैसे किसी नर्म और सच्ची आवाज़ ने उसे वापस बुला लिया हो।